अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, को आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं और सरकारों के तमाम दावों के बावजूद हर जगह अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़े जिस तेजी के साथ राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं वह हैरान कर देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल जो चुनावी राज्य है, 17,000 पिछले 24 घंटे में नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 6,000 को पार कर गए हैं नए संक्रमण के मामले। अभी कुंभ का अंतिम शाही स्नान वहां पर एक दिन पहले समाप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, गोवा में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति विकट बनी हुई है, 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। और लगातार आप उत्तर प्रदेश के हालात भी इसी प्रकार के देख सकते हैं। 30,000 लगभग नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। केरल में तो कोरोना अपने चरम पर है, 35,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। स्थिति की विकटता का अंदाजा लगाया जा सकता है और अस्पतालों में बेड नहीं है, चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात रख लीजिए, जीवन रक्षक दवाओं की कमी की बात कर लीजिए, हर जगह आपको ऐसी परेशानी सुनाते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसी सब परेशानियों के बीच कुछ प्रेरक कहानियां भी हैं जो आज के बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। वहां आरएसएस के एक 85 वर्षीय कार्यकर्ता नारायण जी ने जो मिसाल कायम की है वो आपको दिखाएंगे और कोरोना को मात देने वाले प्रोफेसर संजय द्विवेदी से आपको मिलवाएंगे और आपको सुनवाएंगे कैसे उन्होंने संयम और धैर्य रखते हुए कोरोना को मात दी है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की तो क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण रही और भारत को क्या और मदद मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जिसने राज्यों के लिए कोविड टीके की कीमत घटा दी है और तमाम आलोचनाएं हुई थी, उसके बाद ये टीके की कीमत घटाई गई है जिससे राज्यों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर स्थिति की विकटता को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन जैसी जो पाबंदियां अभी चल रही हैं उनको 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने ये भी कहा है कि 1 मई से हम इस स्थिति में नहीं है कि जो बालिगों का यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों का जो टीकाकरण होना है वो हम करा सके, क्योंकि हमारे पास टीके की कमी है। अब आज जो केंद्र सरकार है उसने कोविन ऐप पर टीके के पंजीकरण के लिए मार्ग खोल दिए थे कि आप पंजीकरण करा सकते हैं 18 साल से ऊपर के सभी लोग। पहले दिन ही, क्योंकि अभी शाम को 4 बजे ही पंजीकरण खुला है, पहले दिन ही शाम 4 बजे के बाद अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं 80 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुका है। तो लोगों में जो कोरोना टीके को लेकर भ्रम था वो दूर हुआ है। लोग अब टीके का महत्व तो समझ चुके हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं नागपुर के नारायण जी से। और आज ये मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में उठा, आपको इस रिपोर्ट की दिखाते हैं। बहुत प्रेरक कहानी है, जरा देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नागपुर के उन बुजुर्ग का भी जिक्र हुआ जिन्होंने यह कहते हुए एक अन्य कोरोना मरीज के लिए अपना बेड दे दिया कि वह तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। 3 दिन बाद बुजुर्ग की उनके घर में मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने इन बुजुर्ग का जिक्र किया। इस पर जस्टिस विपिन सांघी ने भी बुजुर्ग के त्याग की तारीफ करते हुए कहा कि यह स्पिरिट होनी चाहिए। दरअसल नागपुर के रहने वाले नारायण दाभड़कर नाम के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव थे। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें अस्पताल में बेड मिला था। बेड के लिए अभी कागजी कार्यवाही चल ही रही थी कि वहां एक महिला अपने बीमार पति के लिए बेड की गुहार लगाने लगी। इस पर दाभड़कर ने डॉक्टर से कहा कि वह 85 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी जी ली है। बेड की जरूरत उस महिला के पति को ज़्यादा है। अगर उस स्त्री का पति मर गया तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए बेड उस शख्स को दे दिया जाए। दाभड़कर अपने घर लौट आए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बेमिसाल त्याग की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बुजुर्ग ने एक तरह से अपनी जान देकर एक अन्य बीमार को जिंदगी देने की कोशिश की। उनका अद्भुत त्याग बेमिसाल तो है ही, लेकिन आज के हालात की कड़वी हकीकत को भी बयां कर रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूटी है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन का संकट है, जरूरी दवाओं की भी किल्लत है। लोग अपने बीमार परिजनों के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में एक बुजुर्ग ने अपना बेड किसी और को दे दिया।
आइए अब आपको मिलवाते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी से। संजय जी और उनकी धर्मपत्नी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन इन्होंने बड़े धैर्य और संयम के साथ कैसे कोरोना को हराने में सफलता पाई, इसके लिए सुनते हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। मैं और मेरी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद थोड़ा तनाव था, बहुत सारा भय भी था कि क्या होगा अंत में, किंतु हमने अपना मनोबल बनाए रखा, अपना धैर्य बनाए रखा। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में है, उनके डॉक्टरों से सलाह ली और घर पर ही अपने को आइसोलेट किया और घर के अंदर रह कर के सकारात्मक चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन करना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना। इस बीच में खराब स्वास्थ्य के बावजूद हमने अपना मनोबल नहीं खोने दिया, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरा, नकारात्मक खबरों से दूर हुए, मित्रों से लगातार फ़ोन पर बात की जब स्वस्थ हो गए थोड़े से तो, और अच्छा चिंतन किया, अच्छा भोजन किया, आयुर्वेद की दवाएं ली, होम्योपैथ की दवाएं ली, एलोपैथ की दवाएं ली, बाबा रामदेव की जो कोविल किट है उसमें 3 दवाएं आती हैं, उनका भी सेवन किया और अच्छा खान पान करके अपने को 20 दिनों के अंदर हमने स्वस्थ किया। और इन 20 दिनों में हमने कई पुस्तकें पढ़ी, कई महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी। ललन प्रसाद सिन्हा के द्वारा लिखी हुई महर्षि देवराव बाबा की जीवनी पढ़ी, वरिष्ठ नेता शरद पवार की जीवनी अपनी शर्तों पर पढ़ी, आदरणीय सरसंघ चालक परम पूज्य मोहनराव भागवत की लिखी हुई पुस्तक यशस्वी भारत का अध्ययन किया। आदरणीय सुनील आम्बेडकर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो पुस्तक लिखी है उन्होंने मुझे काफ़ी पहले दी थी, पर उसका अध्ययन अब कर पाया। कई महत्वपूर्ण फिल्में भी देखी। रक्त चरित्र रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म है, उसका पहला और दूसरा पार्ट देखा। हिंदू सरकार देखी, सत्ता देखी, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की फिल्म जेड प्लस देखी, तो बहुत सारी फिल्में देखी और योग प्राणायाम पर ध्यान दिया, खासकर सांसों के जो अभ्यास हैं वो किए, अपनी सांसों को साधा और खुद पर भरोसा करते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त की। मेरा यही आप सबसे कहना है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि हम घबराएं नहीं, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, धैर्य को न छोड़ें। बीमारी जैसे पता लगे उसका तत्काल इलाज लें। बीमारी को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इस महामारी को साधारण सर्दी जुकाम समझने की भूल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मेडिटेशन, स्वयं जो है दवाएं करने की आवश्यकता नहीं, तत्काल डॉक्टर का परामर्श लेना। और मुझे लगता है कि एलोपैथ के साथ साथ हमें होम्योपैथी में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं, आयुर्वेद में भी विकल्प हैं, उनका भी साथ साथ पालन करना चाहिए। विटामिन सी की गोलियां लेना, जिंकोविट की टेबलेट लेना, ये सारे जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स बता रहे हैं ठीक ही बता रहे हैं, उनसे लाभ ही होता है। और मुझे लगता है कि हम ये सब कर पाते हैं तो अपने को जल्दी स्वस्थ होता हुआ देखते हैं। आज समाज में एक भरोसा और आत्मविश्वास जताने की जरूरत है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बातचीत में भारत और रूस के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता स्थापित करने पर सहमति जताई गई। उन्होंने कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से आज मेरी अच्छी बातचीत हुई। हमने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और इसके खिलाफ लड़ाई में रूस की ओर से दी जा रही मदद और सहयोग के लिए मैंने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोनॉमी सहित अन्य क्षेत्रों में हमने अपने विभिन्न द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। स्पुतनिक टीके पर हमारे बीच सहयोग से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानवता को मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि भारत में तेजी से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण की तेज गति के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के कई नेताओं से लगातार फोन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की थी।
उधर महाराष्ट्र से खबर है कि टीके की पर्याप्त खुराकों की अनुपलब्धता के चलते 1 मई से बालिगों के वास्ते कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। साथ ही राज्य में तेजी से मामले बढ़ने के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बुधवार को 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गईं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह भी कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को सरकारी टीका केंद्रों पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा, लेकिन उन्हें निजी संस्थानों में भुगतान करना होगा। टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मुफ्त टीकाकरण का फैसला किया गया। उनके अनुसार इस कदम से राज्य के खजाने पर 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य में 30 अप्रैल के बाद भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को बढ़ाया जाए। आज जो 30 अप्रैल तक का हमारा जो लॉकडाउन है, जिस तरह से आज भी संख्या है 60,000 एंड प्लस, तो ज़रूर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। जो 70,000 और उसके ऊपर जाने का अनुमान हमें था, वो थोड़ा अभी रुक गया है। और अनुमान और आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अभी ये पीक रहे और इससे अभी रोज़ाना डिक्लाइन होने का काम ग्राफ में हो, ऐसी अपेक्षा मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन एक ज़रूर है कि 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था, उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज़ में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड ज़रूर होगा, लेकिन उसके ये सभी इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर हम पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से वर्तन करेंगे, अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, अगर हम जो भी रूल्स इशू किए गए हैं उसके अनुसार हम हमारा पूरा वर्तणूक रहेगा, तो 100% इसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अभी मुफ्त लसीकरण के माध्यम से, एग्रेसिव लसीकरण के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के तहत हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में कोविड-19 टीका कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्यों को बेचे जाने वाली टीके की कीमत घटा दी। इसके तहत राज्य को अब टीके के लिए पूर्व में घोषित 400 रुपये प्रति खुराक की जगह 300 रुपये प्रति खुराक देने होंगे। कंपनी की कीमत नीति को लेकर व्यापक स्तर पर आलोचना के बाद यह कदम उठाया गया है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड शुरू में केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से बेची है। एसआईआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अदार पूनावाला ने ट्विटर पर राज्यों के लिए टीके की कीमत घटाए जाने की घोषणा की। उन्होंने लिखा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से परमार्थ रुख के रूप में राज्यों के लिए कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये प्रति खुराक की जा रही है। इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे और टीकाकरण हो सकेगा तथा अनगिनत जीवन बचाए जा सकेंगे। अब एक तरफ जहां लोग कालाबाजारी में लगे हुए हैं और लूट खसोट में लगे हुए हैं, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कुछ लोगों के साथ सहयोग करके लोगों को जीवन रक्षक दवाएं दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। कानपुर लिए चलते हैं, आपको गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर लगाया गया है। आपको दिखाते हैं किस तरह दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं लोगों को प्राण वायु प्रदान करने के लिए। कल भी हम लोगों ने लंगर तब लगाया जब देखा कि त्राहि मचा हुआ है और पूरे जगह में और कानपुर में खास तौर से बहुत ज़्यादा। इसलिए हम गुरुद्वारा कमेटी जो श्री गुरु सिंह साहब हमारी है उसकी ओर से ये किया, हमने सिलेंडरों का बंदोबस्त किया। कल हमने 56 लोगों को राहत दी और आज अभी आप हमारे पास भर्ती है, थोड़ा लेट हो गए वॉलंटियर्स आने में क्योंकि रात को जगते रहे, सिलेंडरों में लेट मिले हमें, इसलिए हम लोग इसी कार्य में लगे हैं। किसी भी तरीके से जीवन दान हम दे सकें, यही हमारी कार्य करने की पद्धति है। हम लोग सिख समाज की ओर से इसको फ्री कर रहे हैं, कोई हम शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, हर एक की मदद करना हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे नागरिकों से डिस्टेंस और दूरी बनाए रखें, कोरोना से हारे नहीं, हिम्मत बनाए रखें। सरकार नहीं कर रही, हम समाज सेवी संस्थाओं को भी अनुरोध करेंगे वो भी इसी प्रकार से कार्य करें ताकि जीवन हम बच सके लोगों का। कानपुर में कहीं पर भी कोई भी अस्पताल एक तो एडमिट नहीं कर रहा है, कोई बेड नहीं ले रहा है। काशीराम अस्पताल हो गया, ट्रामा सेंटर जो रामा देवी में है, उसने भी नहीं लिया। फिर मैं मेडिकल कॉलेज गया, उसने भी नहीं लिया। हाँ, अधिकारियों से बात हुआ, उन्होंने कहा कोई बेड नहीं खाली, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैंने उनसे कहा
कि योगी जी ने कहा है कि जो हॉस्पिटल में सरकारी आएगा आप उसे वापस नहीं करेंगे, किसी भी सिचुएशन में रखेंगे, नहीं तो उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको स्थानांतरित करेंगे। ठीक, उन्होंने ये कहा कि जाओ उन्हीं के पास जाओ आप। हाँ, प्रशासनिक कार्य में और ज़मीनी हकीकत में अंतर होता है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग को भगा दिया, तो हम लोग कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार ऑक्सीजन कहाँ मिली आपको? ऑक्सीजन हमको गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है।